हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। यू आर वाचिंग के कॉमर्स एकेडमी विद मी कुणाल सिंघल। 2 से 3 दिन का गैप हमारी स्टडीज में आ गया ड्यू टू सर्टेन पर्सनल रीजंस। क्लास कंडक्ट नहीं हो पाई। दोबारा से हम कंटिन्यू करते हैं। हमने रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर स्टार्ट किया था। क्लास 12th CBSE टर्म 2 एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। उसके वीडियोस, उसके लेक्चर्स ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके उसको चेक कर सकते हैं। किसी भी तरह के क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल के कॉमर्स एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के चैप्टर में से ये सेकंड हमारा लेक्चर है, सेकंड वीडियो है। इसमें हम कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स को टच करेंगे, कुछ ऐसे कॉन्सेप्चुअल बातों को हम डिस्कस करेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं इन क्रैकिंग द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आल्सो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार रिकॉल करेंगे पिछली क्लास का। मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन मिलेगा ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, तो कौन से एडजस्टमेंट्स होंगे जो आपको करने होंगे, राइट? whenever you will get a question of retirement of a partner in the examination, तो आपको कौन कौन से एडजस्टमेंट्स करने के लिए होंगे। सो इन द सिचुएशन ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर आपको टोटल 5 एडजस्टमेंट्स करने हैं स्टूडेंट्स, फिक्स हैं, इसके अलावा नहीं होगा कभी। ठीक है, ठीक है। एक 6th और आएगा हमारा, बट अभी देख लेते हैं। सबसे पहला कैलकुलेशन ऑफ, इनको आप रट लो, क्योंकि अगर आपको ये ध्यान है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है और इसमें हमें कौन कौन से एडजस्टमेंट्स करने हैं, तो फिर तो आंसर सही होना ही होना है, सॉल्यूशन करेक्ट होना ही होना है। सो सबसे पहला एडजस्टमेंट हमें रिटायरमेंट के चैप्टर में करना होता है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंक्लूडिंग गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, राइट। सेकंड हमें करना होता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल, 2 तरह की गुडविल हमारे पास में होंगी। एक जो बैलेंस शीट में दे रखी है और दूसरी वो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखी है। जो गुडविल बैलेंस शीट में दे रखी है उसे आप राइट ऑफ करेंगे अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो गुडविल आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में एडजस्टमेंट्स में दे रखी है उसके लिए आप एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है हमारी? एडजस्टमेंट एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। जब कभी भी मैं बोलूं कि आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी, तो आपके माइंड में इमीडिएटली स्ट्राइक होना चाहिए दैट आई एम टॉकिंग अबाउट एन एंट्री गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और कौन सा पार्टनर गेनिंग है वो हम ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट कर चुके हैं, कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइसिंग है वो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में। सो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी फॉर द गुडविल गिवन अंडर एडजस्टमेंट। थर्ड आपको करना है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, जो कि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के भी कर सकते हैं, जनरल एंट्री पास करके भी कर सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन डिमांड करे। देन हमारे पास में आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ accumulated profits, losses and reserves। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे कौन से रिजर्व की बात हो रही है, जो फ्री रिजर्व्स हैं। कुछ स्पेसिफिक रिजर्व भी होते हैं लाइक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, तो उनमें अगर कोई लायबिलिटी अराइज हो रही है तो हमें उसको मीट करना होता है। अदरवाइज जो फ्री रिजर्व है और द फ्री पार्ट ऑफ द स्पेसिफिक रिजर्व दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। फिफ्थ इसमें आता है पेमेंट मैकेनिज्म टू द रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर का आपने कैलकुलेट कर लिया, अब उसको पेमेंट करेंगे। और पेमेंट करने के लिए क्या हमारे पास में ऑप्शंस होते हैं? पेमेंट करने के लिए हमारे पास में हम कैश में पे कर सकते हैं, हम चेक से पे कर सकते हैं, हम उसके लोन अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अकाउंट सेटलमेंट, आई मस्ट यूज द वर्ड अकाउंट सेटलमेंट इंस्टेड ऑफ वर्ड पेमेंट। अकाउंट सेटलमेंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। और एक 6th आपसे
इसमें एडजस्टमेंट बनता है लेकिन सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। हाउएवर हम उसका भी एक क्वेश्चन करेंगे, दैट इज कैपिटल एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कैपिटल एडजस्टमेंट हम सिर्फ तभी करते हैं अगर क्वेश्चन हमसे ऐसा डिमांड करता है तो। अच्छा, कैपिटल एडजस्टमेंट होता क्या है? सपोज ए, बी एंड सी आर 3 पार्टनर्स। बी का रिटायरमेंट हो गया, तब ए और सी चाहते हैं कि हमारे आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ बी जो न्यू फर्म है, उस न्यू फर्म में हमारे कैपिटल के बैलेंसेस हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही हों। इसी को हम बोलते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट, दैट इज एडजस्टिंग द कैपिटल बैलेंसेस ऑफ द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दिस इज नोन एज कैपिटल एडजस्टमेंट। अगर क्वेश्चन डिमांड करता है तो करना है, अदरवाइज कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉस एंड रिजर्व्स एंड पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर और द अकाउंट सेटलमेंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। ये पॉइंट्स तो, ये एडजस्टमेंट तो आपको कुछ कहे क्वेश्चन या ना कहे करने ही है। ये वाला एक्सेप्शनल होता है कि क्वेश्चन अगर डिमांड करेगा तो ही हमें कैपिटल एडजस्टमेंट करना है, अदरवाइज नॉट। ये मैंने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी आपको समझा दिया था, डिस्कस कर लिए थे। दीज आर द total adjustments that are required to be made in the numerical question of a retirement of a partner. अब मैं कुछ theoretical questions को डिस्कस करता हूं आपके साथ में, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान है जो सॉरी हमारा टर्म 2 एग्जामिनेशन है, अभी तक जिस तरह की सिचुएशंस चल रही हैं तो कोई क्लैरिटी नहीं है, सब्जेक्टिव भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। इवन बोर्ड ने भी अभी अभी एक नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया था जिसमें उन्होंने कहा था सितंबर में जो हमने सर्कुलर डिक्लेयर किया था, उस सर्कुलर में जो बातें लिखी गई थी उसी को हम फॉलो करेंगे। देयर इज नो चेंज इन द सिलेबस, देयर इज नो चेंज इन द एग्जामिनेशन पैटर्न एंड ऑल। जो हमने सितंबर मंथ में सर्कुलर इशू किया था उसके अकॉर्डिंगली ही एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे। सितंबर मंथ में जो सर्कुलर इशू हुआ था उसमें साफ साफ लिखा हुआ था टर्म 2 एग्जामिनेशन will be conducted, shall be conducted in subjective / objective manner depending upon the situations. तो अभी की तो situations हैं वो critical ही हैं, and we just wish कि सब कुछ जल्दी से अच्छा हो जाए और हमारे subjective examinations हम appear हो सकें, जिससे कि हमें real preparation जो है वो assess हो सके. Anyways, that will be a future, that will be depends upon the uncertain things. So let's see what happens in the future. Let's continue with the theoretical questions. तो और आपको किसी भी स्टेज पे कोई कंफ्यूजन को डाउट लगता है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में पूछते रहिए, मैं आपको इमीडिएट रिप्लाई देता रहूंगा। तो ये हमारे पास में सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। भाई रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर होता क्या है? मैंने अभी अभी आपको बताया था ए, बी एंड सी, सपोज 3 पार्टनर है और बी बोलता है नाउ आई डू नॉट वांट टू कंटिन्यू इन द पार्टनरशिप फर्म। तो कोई जबरदस्ती तो नहीं रख सकते उसको। तो जब ये पार्टनर फर्म में आया था तो पैसा लेके आया था, कैश फॉर कैपिटल, गुडविल एंड ऑल, ठीक है। अब ये पार्टनर बिजनेस से जा रहा है तो ये पैसा लेके जाएगा, कैश फॉर कैपिटल, गुडविल एंड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड ऑल। बस यही है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर मींस दैट द पार्टनर सीजेस, मतलब बंद कर दिया जाता है, स्टॉप हो जाता है टू बी ए पार्टनर, वो पार्टनर होने से रोक दिया जाता है। अभी तक वो पार्टनर था, अब वो पार्टनर नहीं रहेगा। पार्टनर सीजेस टू बी ए पार्टनर ऑफ अ फर्म, इट रिजल्ट्स इन रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के 4 एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं, याद कर लीजिए इनको। सबसे पहला चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दूसरा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, तीसरा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, चौथा डेथ ऑफ अ पार्टनर। ऑल दीज 4, change in profit sharing ratio, admission, retirement and death, all these 4 are the examples of reconstitution of partnership firm by which old partnership comes to an end। खत्म हो जाती है ओल्ड पार्टनरशिप, तो पहले जिसमें 3 पार्टनर थे वो पार्टनरशिप खत्म हो गई। अ न्यू पार्टनरशिप अमंग द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, और न्यू पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आ जाती है। जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, जो रिमेनिंग के ए और सी हैं, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, इनके बीच की एक न्यू पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आ जाती है। So what does retirement of a partner mean? Retirement of a partner means that the partner ceases to be a partner, right? Let's move further.
हाउ कैन अ पार्टनर रिटायर फ्रॉम द फर्म? एक पार्टनर अगर फर्म से रिटायर होना चाहता है तो क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, किस तरह से वो अपने विलिंगनेस शो कर सकता है? सो द फर्स्ट ऑप्शन वी डू हैव इज इफ देयर इज एन एग्रीमेंट टू दैट इफेक्ट। ऑलरेडी जिस समय पार्टनरशिप फर्म में एंटर हुए थे, एग्रीमेंट था कि ये पार्टनर जब चाहेगा अपनी विलिंगनेस से पार्टनरशिप लीव कर सकेगा, या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के कंप्लीट होने के बाद में पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी, समथिंग लाइक दैट। इफ देयर इज एन एनी एग्रीमेंट टू दैट इफेक्ट, या फिर इफ ऑल द पार्टनर्स एग्रीड, इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री टू हिज रिटायरमेंट, जो बाकी के पार्ट ए बी एंड सी, बी रिटायर होना चाहता है, ए और सी दोनों इस बात को कंसेंट देते हैं कि हाँ आप रिटायर हो सकते हैं। इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री टू हिज रिटायरमेंट, इफ द पार्टनरशिप इज एट विल, पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है टिल द विलिंगनेस ऑफ द पार्टनर्स, बाय गिविंग रिटन नोटिस। तो जब पार्टनरशिप, आपको पता है 4 तरह की पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप एट विल, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड जनरल पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप एट विल का मतलब ये होता है जो पार्टनरशिप पार्टनर्स की विलिंगनेस तक कंटिन्यू रहेगी। सो बाय गिविंग अ रिटन नोटिस टू द रिमेनिंग पार्टनर्स ऑफ हिज डिसीजन टू रिटायर, तो वो अपनी विलिंगनेस शो कर दे, बाकी पार्टनर्स को बता दे कि मैं रिटायर होना चाह रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन आता है, इज अ रिटायरिंग पार्टनर लाइबल फॉर फर्म्स पार्ट्स एक्ट बिफोर हिज रिटायरमेंट? जो फर्म थी, फर्म में जो उसके एक्टिविटीज उसने परफॉर्म की थी, जो उसने पार्टिसिपेट किया था, जो एक्टिविटीज परफॉर्म की थी बिफोर रिटायरमेंट, क्या उसके लिए पार्टनर लाइबल रहेगा? सो अ पार्टनर रिमेन्स लाइबल फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म अप टू द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट। जिस दिन तक वो रिटायरमेंट नहीं हुआ है या जिस दिन उसका रिटायरमेंट रहा, उस दिन तक तो वो हर उस एक्टिविटी के लिए लाइबल है जो फर्म में अकर हुई है। However, a retiring partner may discharge from his liability by an agreement between himself and third party and the continuing partners. लेकिन अगर जो जिसके साथ में ये एक्टिविटी परफॉर्म हुई है या जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, वो अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट कर लेते हैं कि नहीं आफ्टर योर रिटायरमेंट अब कोई भी और लाइबिलिटीज आपके ऊपर अराइज नहीं होंगी, किसी तरह का आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, तो इज इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन द रिटायरिंग पार्टनर विल गेट रिलीव्ड। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको एग्जामिनेशन में न सिर्फ थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन आते हैं उसमें हेल्प करेंगे, बल्कि दीज विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू ऑल इन द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आल्सो। न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कॉन्सेप्ट डेवलप करने में अपने माइंड में वो हेल्प करेंगे। इज ए रिटायरिंग पार्टनर लाइबल फॉर फर्म्स एक्ट्स आफ्टर हिज रिटायरमेंट? ना, बिफोर रिटायरमेंट वाले के लिए तो कहा था कि बिफोर रिटायरमेंट के लिए था, क्या आफ्टर रिटायरमेंट भी रहेगा? सो अ रिटायरिंग पार्टनर आल्सो कंटिन्यूज टू बी लाइबल टू द थर्ड पार्टीज फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म इवन आफ्टर हिज रिटायरमेंट अंटिल अ पब्लिक नोटिस ऑफ हिज रिटायरमेंट इज गिवन। मान लीजिए ए बी एंड सी 3 पार्टनर्स हैं और आप इस फर्म के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं इन द मंथ ऑफ जनवरी, फिर अप्रैल मंथ में बी रिटायर हो जाता है और दोबारा से आप दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं फर्म के साथ में। क्यों? क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है कि बी का रिटायरमेंट हो गया है। तो इस सिचुएशन में बी लायबल रहेगा फॉर द फर्म्स डेट्स एंड द कॉन्ट्रैक्ट्स दैट हैव बीन एंटर्ड। हाँ, अगर बी ने एक पब्लिक नोटिस दे दिया तो पब्लिक नोटिस देने के बाद में बी की लायबिलिटी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। अब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर एंटर होता है फर्म के साथ में तो फिर अब वो लायबल नहीं रहेगा, राइट? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर हाउ इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइडेड? जब एक पार्टनर रिटायर हो गया तो अब कैसे डिसाइड होगा कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा? म्यूचुअल एग्रीमेंट। पहले भी तो उन्होंने आपस में डिसाइड किया था। हाँ, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ द स्पेसिफाइड एग्रीमेंट, तो अगर प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाएंगे। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहते हैं? द प्रॉफिट शैल बी शेयर्ड इक्वली। ठीक है, लेकिन ये प्रॉफिट शैल बी शेयर्ड इक्वली तो सिर्फ तब जब कोई एग्रीमेंट अगर नहीं है तो, और अगर कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट है जैसा भी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में, तो उसको फॉलो कर लिया जाएगा। तो ये 5 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए।
इस तरह का कोई कंफ्यूजन कोई डाउट है तो जरूर से पूछते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिव एनी वन डिस्टिंक्शन बिटवीन सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो नॉर्मली हम कैलकुलेट करते हैं एडमिशन की सिचुएशन में, और गेनिंग रेशियो नॉर्मली हम कैलकुलेट करते हैं रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर की सिचुएशन में। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो में मेनली डिफरेंस क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो वो होता है कि जब कोई नया पार्टनर आ रहा है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर सपोज पहले तो हाफ शेयर ऑफ प्रॉफिट उसको मिलता था, अब उसको 1/3 ही मिलेगा, तो उसने क्या किया, अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट को कम कर लिया, अपना कुछ शेयर ऑफ प्रॉफिट उसने सेक्रीफाइस कर दिया इन फेवर ऑफ द न्यू पार्टनर और द अदर पार्टनर। गेनिंग रेशियो क्या होता है, सपोज 3 पार्टनर थे, 1/3 शेयर तीनों का था, एक पार्टनर रिटायर हो गया, तो अब दोनों का अगर हाफ हाफ हो रहा है तो पहले 1/3 शेयर मिलता था प्रॉफिट में, अब हाफ शेयर मिलेगा प्रॉफिट में, यानी कि प्रॉफिट हमारा इंक्रीज हो गया, शेयर ऑफ प्रॉफिट हमारा इंक्रीज हो गया। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज हो गया ड्यू टू द रिटायरमेंट ऑफ एनी ऑफ द पार्टनर, दिस इज नोन एज गेनिंग के अब हम एक्स्ट्रा गेन कर पाएंगे। लेट्स सी व्हाट लैंग्वेज यू नीड टू प्रेजेंट। It is a ratio in which the old partners have agreed to sacrifice their share in profit in favor of a new partner or incoming partner. तो sacrificing ratio क्या है? Sacrificing ratio is the ratio or the proportion or a percentage in which old partners agrees to sacrifice in favor of the new or incoming partner. जो नया पार्टनर आ रहा है उसको वो अपने शेयर में से कितना पोर्शन देना चाहते हैं, दिस इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो की बात करें, it is the ratio in which the remaining partners acquire the outgoing retired or deceased partner's share. तो gaining ratio क्या है? It is the ratio or it is the proportion or it is the percentage that the remaining partners, that the continuing partners gains or acquires after the retirement or death of any of the partner. जो पार्टनर जिसकी डेथ हो गई, जो रिटायरमेंट जिसका हो गया, अब उसका पूरा का पूरा शेयर, जैसे सपोज ए बी एंड सी है, बी का रिटायरमेंट हो गया तो बी का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले इसको मिलता था, फॉर एग्जांपल इसको 1/3 मिलता था, तो इसको शेयर ऑफ प्रॉफिट जो पहले मिलता था वो क्या पूरा का पूरा ए को मिल जाएगा या पूरा का पूरा सी को मिल जाएगा, या ए और सी दोनों उसको एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में लेंगे, राइट? पूरा का पूरा अगर ए को मिल जाता है तो ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, सी का एज इट इज रहेगा, पूरा सी को मिल जाता है सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, ए का सेम रहेगा। तो गेनिंग रेशियो का यही मतलब है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है, जो डिसीज्ड पार्टनर है, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कौन लेगा, और एक से ज्यादा लोग हैं तो किस प्रोपोर्शन में लेंगे, किस रेशियो में लेंगे, इन विच रेशियो, इन विच प्रोपोर्शन दे विल एक्वायर द शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट द रेशियो इन विच द पार्टनर्स एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट of a partner share the accumulated profits and losses। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? देखिए मैंने आपको बताया है टोटल 6 एडजस्टमेंट्स मैंने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के क्वेश्चन बताए, जिसमें से हमारा 4th एडजस्टमेंट क्या था? सबसे पहला है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंक्लूडिंग गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सेकंड है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और थर्ड है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। फोर्थ आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस एंड रिजर्व्स। तो यही बात ये बोल रहा है कि जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस एंड रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये किस रेशियो में करना है? मैं ऑप्शंस देता हूं आपको, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो आंसर होता है द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉस एंड रिजर्व्स किसके हैं? ओल्ड पार्टनरशिप के हैं। तो किस रेशियो में शेयर होंगे? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयर होंगे। नॉट ओनली दिस, इसके साथ मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, रिवैल्यूएशन पे अगर कोई प्रॉफिट या लॉस होता है, रिवैल्यूएशन पे अगर कोई प्रॉफिट या लॉस होता है तो वो भी आपका ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। द प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉस एंड रिजर्व्स ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। The partners at the time of retirement of a partner share accumulated profits losses in their old profit sharing ratio। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो जरूर से पूछिए।
और अभी आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ भी इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दें, जिससे कि अगर आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है तो आपके फ्रेंड्स को भी वो बेनिफिट हो सके। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हाउ विल यू डील विद द गुडविल व्हेन गुडविल अपीयर्स एट इट्स प्रॉपर वैल्यू। मैंने आपको बताया था दो तरह की गुडविल होती है। एक तो होती है गुडविल गिवन इन द बैलेंस शीट, दूसरी होती है गुडविल गिवन अंडर एडजस्टमेंट। गुडविल गिवन अंडर बैलेंस शीट को आप राइट ऑफ करेंगे ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कैसे राइट ऑफ करेंगे? गुडविल का कौन सा बैलेंस होता है? गुडविल इज एन एसेट, इंटेंजिबल एसेट। तो गुडविल का कौन सा बैलेंस होगा? गुडविल का डेबिट बैलेंस होगा। सीधी सी बात है, एसेट्स के सभी डेबिट बैलेंस होते हैं, वेदर इट इज टेंजिबल, इंटेंजिबल, करंट, फिक्टिशियस, फिक्स्ड, व्हाटएवर इट मे बी। लेकिन अगर वो एसेट है तो उसका डेबिट बैलेंस होगा। और डेबिट बैलेंस की किसी चीज को आपको राइट ऑफ करना है तो क्या करेंगे? आप उसको क्रेडिट कर देंगे। तो गुडविल को तो हम कर देंगे क्रेडिट, और डेबिट किसको करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, ये ध्यान रखने की बात है। हम किसको डेबिट करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटन ऑफ। और अगर गुडविल एडजस्टमेंट में गिवन है तो उसके लिए हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है आपकी? एडजस्टमेंट एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है हमारी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये किसके लिए? ये गुडविल गिवन अंडर एडजस्टमेंट के लिए। ये किसके लिए? गुड राइट ऑफ करने वाला ये किसके लिए? गुडविल गिवन अंडर बैलेंस शीट के लिए। तो इसने ये कहा था कि अगर फुल वैल्यू पे अपेयर हो रही है, इफ द गुडविल अपीयर्स एट इट्स प्रॉपर वैल्यू इन द बैलेंस शीट, तो उसको क्या करेंगे? उसको हम राइट ऑफ कर देंगे अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट बीइंग द एग्जिस्टिंग गुडविल रिटन ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आई होप यू आर एंजॉइंग द क्लास। अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो पूछते रहिए, और अगर कुछ और आपको अलग इसमें चेंज चाहते हैं क्लास में, आपका कुछ एक्सपेक्टेशन है दैट दिस पर्टिकुलर टॉपिक और दिस पर्टिकुलर चैप्टर शुड बी डेल्ट विद, तो वो भी आप मुझे बताइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई द वैल्यू ऑफ गुडविल नीड्स टू बी डिटरमिन्ड ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। भाई रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पे गुडविल वैल्यू करने की जरूरत ही क्यों होती है? तो एक बात सोच के देखिए, एडमिशन के टाइम पे आपने गुडविल वैल्यू की थी या नहीं की थी? और जो वैल्यू हुई थी गुडविल, उसके लिए प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया था न्यू आने वाला पार्टनर। तो जब रिटायरमेंट हो रहा है, डेथ हो रहा है, तब फिर से हमें गुडविल को वैल्यू करके और उसका जो शेयर है वो उसे देना चाहिए। जब वो आया था तो गुडविल के लिए प्रीमियम लेके आया था, जब जा रहा है तो शेयर ऑफ गुडविल लेके जाएगा। सीधा सा लॉजिक है। देखिए, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ of a partner, adjustment is necessary for goodwill. When a partner retires or dies, यहाँ पे और आएगा, when a partner retires or dies, his share in the profit is taken by the continuing partners. तो अब वो तो जा रहा है फर्म छोड़ के, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो कौन लेगा? जो बचे हुए पार्टनर है वो लेंगे। For which they should compensate the retiring or deceased partner. तो अब उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि क्या हो रहा है? प्रॉफिट का शेयर इंक्रीज हो रहा है, तो उनका प्रॉफिट का शेयर, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का प्रॉफिट का शेयर इंक्रीज हो रहा है, तो वो कंपनसेट करने चाहिए। किसे? जो रिटायरिंग पार्टनर है या फिर जो डिसीज्ड पार्टनर है उसे। इसी के लिए हम गुडविल का, और वो कंपनसेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। राइट, तो ये हमने टोटल 10 क्वेश्चंस अभी डिस्कस किए। आई होप आपको इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपके माइंड में मिला होगा। कल की क्लास में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिए। आपके एक्सपेक्टेशंस, आपकी डिमांड जरूर से मुझे मेंशन कीजिए, और मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।